तो गाइज आज की जो मीटिंग है ना, आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही वंडरफुल होने वाली है। आज का जो टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग। आप समझो कि क्या टॉपिक होने वाला है, आज क्या बातचीत होने वाली है। आज जो बातें होने वाली है ना, आपको मैं एक गारंटी देता हूं, आपने कहीं भी, चाहे आपने दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी हो, दुनिया भर के लोगों को सुना हुआ हो, दुनिया भर की वीडियोस देखी हो, लेकिन आज की जो ट्रेनिंग होने वाली है वो सुपर से भी ऊपर होने वाली है। आपको ये कंटेंट, ये बातें कहीं और नहीं मिलेंगी। मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ वो बात पेड वर्कशॉप में बताई जाती है, और वो पेड वर्कशॉप 10-10 हजार रुपए की होती है। अब क्योंकि आप डिजी करियर का हिस्सा हैं और मेरी प्यारी सी फैमिली है, तो मुझे लगता है कि जो भी चीजें दी जा सके फ्री में वो दे देनी चाहिए। तो वैसे अगर मौका मिलता, तो अगर कोई नेक्स्ट वर्कशॉप जल्दी हो रही होती तो मैं उसमें इस टॉपिक को लेता, लेकिन अभी कोई जल्दी में, हाल फिलहाल में कोई हम लाइव वर्कशॉप नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोगों की डिमांड भी थी, इंस्टा पे मैंने स्टोरी भी डाली थी कि कौन सा टॉपिक आपको चाहिए जिसपे नेक्स्ट ट्रेनिंग लूं मैं। तो एक तो गोल सेटिंग था, और एक था आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। तो अ, सिर्फ 2% की, 51 वो 49 वो, ऐसे 51% गोल सेटिंग था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, गोल सेटिंग पे ही बात करेंगे। तो गाइज, शुरू करें टॉपिक को। ओके, तो मैं चाहता हूं कि आप सारी चीजें, सारी डिस्ट्रैक्शन अपने आप से हटा लेना, पूरा फोकस इस वीडियो पे रखना, क्योंकि सिर्फ आधा पौना घंटा, 1 घंटा मैं आपका लूंगा, और वो 1 घंटा आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर अपनी जिंदगी को बदलने के लिए अगला 1 घंटा दे सकते हो तो इस ट्रेनिंग में बैठना, वरना अभी उठ सकते हो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सर वो भी बताएंगे। आज की जो ट्रेनिंग है ना, आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भूल जाओगे। सामने वाला ऑब्जेक्शन कर ही नहीं पाएगा। आज की ट्रेनिंग आपने ध्यान से सुन ली तो आज मैं आपको वो माइंडसेट देने वाला हूँ। आपने दुनिया भर की गोल सेटिंग सुनी होंगी। गोल सेटिंग में क्या क्या बताते हैं कि ये एनालाइज कर लो, ये चेक कर लो, अपनी स्ट्रेंथ चेक कर लो, वीकनेस चेक कर लो, स्मार्ट गोल बना लो। दादाओं के जमाने की ट्रिक है ये। गोल सेटिंग अब पुरानी हो चुकी है ये वाली। असली बात क्या है? गोल सेटिंग, आप स्मार्ट गोल्स नहीं बनाते हो क्या? सबके गोल सेटिंग होती है, सबके गोल्स पूरे हो जाते हैं क्या? हर कोई गोल सेटिंग स्मार्ट गोल से तो बनाता है। और दुनिया नहीं जानती कि कैसे स्ट्रेंथ नापनी है, कैसे वीकनेस नापनी है, उसके बाद गोल सेटिंग नहीं होती? होती है। लेकिन गोल्स अचीव होते हैं? नहीं होते। तब भी उन 2% के ही होते हैं जो गोल सेटिंग करके बैठे, तब भी उनके 98% लोगों के नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? ये समझना है आज, कि आप गोल सेटिंग करोगे तो आपके गोल अचीव होंगे या नहीं, ये बताने वाला हूं। ये चीज बताने वाला हूँ। तो ये चीज कहीं नहीं सुनने को मिलेगी। मैं आपको वो पुराना डरना नहीं सुनाऊंगा आज, कि स्मार्ट गोल बना लो और ऐसे कर लो और वैसे कर लो। राइट। आज की ट्रेनिंग के बाद आपको पता होगा कि आपने जो अभी तक गोल बना रखे हैं ना, वो सही बनाए हैं या नहीं बनाए। आपको पता लग जाएगा आपकी जिंदगी में आपके लिए पर्टिकुलर क्या गोल होने चाहिए। आज ये पता लगने वाला है। ठीक है, तो दिल थाम के बैठो। ठीक है, शुरू होने वाला तमाशा। अच्छा, दूसरी बात, कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए अगले 1 घंटे, क्योंकि ये 1 घंटा आप पूरा मुझे देने वाले हो। तभी आपको समझ आएगा कि कैसे गोल सेटिंग होती है और साइकोलॉजी क्या होती है, क्यों लोगों के गोल अचीव हो जाते हैं और क्यों बहुत सारे लोगों के गोल अचीव नहीं हो पाते। ठीक है, तो 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ मुझे। पानी पीना है अभी पी लो, वॉशरूम जाना है अभी जाओ, वापिस आओ जल्दी से, नहीं तो बाथरूम में ही ले जाओ फोन। लेकिन डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए आज। चलो, कॉपी पेन हाथ में रखना जरूरी है। जरूरी है कॉपी पेन हाथ में रखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले गोल सेटिंग क्या होता है ये जान लेते हैं। आखिर गोल सेटिंग कहते किसको है, क्या डेफिनेशन है, किस चिड़िया का नाम है गोल सेटिंग? क्या होता है गोल सेटिंग? अगर बहुत सरल भाषा में समझाऊं गोल सेटिंग क्या होता है, तो गोल सेटिंग होता है आपकी सक्सेस की रियलाइजेशन। चलो हिंदी में बताते हैं। आपकी सफलता के एहसास को एक निश्चित आकार देने को गोल सेटिंग कहते हैं। ऐसा लग रहा है संज्ञा की परिभाषा सुना रहा हूं।
क्या होता है गोल सेटिंग? आपकी सफलता के एहसास को एक निश्चित आकार देना। समझना मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए मैं एक एक शब्द करके बोल रहा हूं और शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूं। कहो तो संस्कृत में बता दूं। कुछ लोग मना कर रहे हैं, नहीं नहीं इससे ज्यादा नहीं चाहिए हिंदी। आप जो अपने लिए सक्सेस समझ रहे हो ना, कि मुझे ये चीज पानी है तो मैं सक्सेस हो जाऊंगा या मुझे खुशी मिलेगी, ये चीज मैं करना चाहता हूं, उसका जो एहसास हुआ है आपको, क्योंकि अभी एहसास हुआ है कि हाँ ये मानो मुझे, मेरे लिए सपना है कि मैं 10 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ महीने का। सर कैमरा थोड़ा सीधा कर लो, टेढ़ा है क्या भाई? कैमरा सीधा ही है भाई, आप फोन सीधा कर लो अपना। हाँ तो सॉरी बताए बस। हाँ सर लाइट ऑन भाई, यार ये तो बेस्ट मतलब दिख नहीं रहा मैं तुम्हें दिख नहीं रहा है। हर चिंता इस बात की है कि सर कैमरा टेढ़ा कर लो, लाइट ऑन कर लो, जो बातें बताई जा रही हैं उनसे मतलब नहीं है। पर लाइट ऑन कर लो, कैमरा ऑन, कैमरा टेढ़ा कर लो, इससे मतलब है। देखो मैं देख कितना तो चमक रहा हूँ यार मैं, और क्या चाहिए तुम्हें? अब फेयर एंड लवली लगा के आऊं? चलो, तो गाइज मैं कह रहा था आपसे कि गोल सेटिंग क्या होता है। जो आपकी सक्सेस है, जो आप सफलता जिस चीज को मानते हो, उसको एक निश्चित उसके एहसास को, सॉरी जो आपने एहसास किया ना उसका अभी तो मिला नहीं है। आपने अपने सपने बनाए हैं, ड्रीम्स बनाए हैं, गोल्स बनाए हैं, गोल्स नहीं बनाए सॉरी, ड्रीम्स बनाए हैं। तो ड्रीम्स को हकीकत में कन्वर्ट करने के लिए जो रास्ता बनाते हो उसे गोल सेटिंग कहते हैं। लो और भी इजी किया अभी। ठीक है, सफलता के एहसास को एक निश्चित आकार देना कि भाई ऐसे ऐसे ये सक्सेस मिलेगी मुझे, ये पूरा रोड मैप है, इस तरीके से है, इसके 2 हाथ होंगे, 2 आंखें होंगी, 2 कान होंगे, 32 दांत होंगे, काले रंग के बाल होंगे। आपने पूरा एक शेप दिया अपने सपने को, उसे कहते हैं गोल सेटिंग। सबसे पहले तो ये समझ जाओ, सिर्फ पेपर पे लिखने को गोल सेटिंग नहीं कहते। गोल सेटिंग क्या होती है पहले परिभाषा समझ लो। क्लियर? आगे बढ़े, अब गोल सेटिंग की साइकोलॉजी क्या है इसको समझे। अभी गोल सेटिंग समझ आया पहले तो, है ना? बहुत ही डीप टॉपिक है, बहुत ही डीप नॉलेज देने वाला हूं, तो ध्यान लगा के सुनना इस बात को। अगर आपको ये बात समझ आ गई ना दोस्त, आप कभी भी जिंदगी में गलत गोल नहीं बनाओगे, और गलत गोल नहीं बनाए तो जिंदगी जहां ले जाना चाहते हो वहां ले जाओगे, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन समझना पड़ेगा कि गोल सेटिंग की साइकोलॉजी क्या होती है। ठीक है, अब गोल्स सेटिंग क्या होती है बता दिया। अब गोल्स किन किन परिस्थिति में बनते हैं ये समझ लेते हैं। गोल्स 2 कंडीशन में बनते हैं। एक कंडीशन, एक कंडीशन कौन सी होती है? 2 तरह की कंडीशंस होती हैं जब गोल्स बनते हैं। एक बनती है इच्छा से, एक कंडीशन होती है मेरी पर्सनल इच्छा है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी लिख रहा हूं, मुझे ये जिंदगी में चाहिए। और दूसरे गोल्स बनते हैं परिस्थितियों से, सिचुएशन से, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सिचुएशंस हैं, मुझे उसके हिसाब से गोल बनाने पड़ रहे हैं अपनी जिंदगी में। 2 तरह के गोल्स होते हैं। पहला, जो आप अपनी इच्छा से बनाते हो, अपनी मर्जी से बना रहे हो, आपकी आपकी मर्जी है, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा अगर वो गोल पूरे नहीं हुए तो। अपनी मर्जी से बनाते हो, स्वयं की इच्छा से बना रहे हो। दूसरा, आप परिस्थितियों की वजह से आपको बनाने पड़ जाते हैं। ठीक है, आपकी मजबूरियां हो जाती हैं उन गोल्स को बनाने की। 2 तरीके से गोल्स बनते हैं। अब बात करते हैं पहले वाले पे, कि जो स्वयं की इच्छा से बनते हैं ना, उसके भी 2 पार्ट हैं। जो आपकी खुद की इच्छा से गोल्स बन रहे हैं, जो गोल सेटिंग आप स्वयं की इच्छा से कर रहे हो, उसके भी 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि आप क्या कर रहे हो, अपनी इच्छा से बना रहे हो, और दूसरा होता है किसी और की इच्छा से बना रहे हो।
क्या होता है, एक तो आप अपनी इच्छा से बना रहे हो, दूसरा आप किसी और की इच्छा से बना रहे हो। अच्छा, अगर आप अपनी इच्छा से बना रहे हो तो इसमें क्या चैलेंज आता है। अच्छा, इसमें भी एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, इसको थोड़ा और तरीके से आपको समझ आएगा। मैंने इन गोल्स को ना जोन के अंदर बांटा हुआ है। इन गोल्स को मैंने जोन के अंदर बांटा हुआ है, और जोन ऐसे है कि सबसे पहला है सेफ जोन। सेफ जोन क्या होता है, जहां पे आप अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से गोल बनाते हो, वो सेफ जोन होता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ये 4 तरह के जोन होते हैं। क्या क्या होते हैं बताऊंगा। आपने परेशान नहीं होना इस बात को लेके कि मैं इस जोन में हूं और इस जोन में नहीं हूं। आपने कभी भी परेशान नहीं होना मेरे जोन्स को सुनने के बाद कि मैं इस जोन में क्यों नहीं हूं, काश मैं इस जोन में होता तो मेरी किस्मत कुछ और होती। ऐसा नहीं है, आप किसी भी जोन में है वहां भी बहुत कुछ उखाड़ सकते हो। और मैं आपको बोलूंगा कि जितने ज्यादा वर्स्ट जोन है उतने ज्यादा चांसेस है उखाड़ने के। ये भी आपको बोल देता हूं मैं। अब क्या है, मैं बात करता हूँ। सबसे पहला है सेफ जोन। तो सबसे सेफेस्ट जोन है वो क्या है कि आप अपनी मर्जी से, आपकी जिंदगी बहुत सेट है, और ऐसे लोग दुनिया में सिर्फ 10 से 12% लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं और बना लेते हैं, क्योंकि उनको कुछ पैसे की प्रॉब्लम नहीं होती, पीछे पेरेंट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती। जो वो चाहते हैं वो बन जाते हैं। गोल सेटिंग कर लिया, कोई कमी नहीं है जी, पैसे लगाएंगे, चीजें सीखेंगे तो हो जाएगा। तो ये क्या होता है, ये स्वयं की इच्छा से गोल सेटिंग होती है। अब इसमें चैलेंज क्या आता है, इसमें चैलेंज ये आता है कि आपको मन तो है, आपने गोल तो बना लिया, मन तो है, लेकिन स्किल्स नहीं है ना। लेट सपोज मेरा मन है कि भाई मुझे बहुत बढ़िया डांसर बनना है। अब मेरा मन है डांसर बनने का, लेकिन 2 स्टेप ढंग से नहीं कर सकता मैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मेरा मन तो है लेकिन स्किल नहीं है। तो अगर आपका मन है और स्किल नहीं है तो अच्छी बात यह कि स्किल सीखी जा सकती है। नॉलेज और स्किल किसी की जागीर नहीं है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी नॉलेज ले सकता है। अच्छी बात यह है इस जोन के अंदर। तो आपका जो मन है उसकी आप स्किल सीख सकते हो और अपने गोल को पा सकते हो। इसमें यही चैलेंज है बस, कि आपके पास मन होगा लेकिन स्किल नहीं होगी। तो आपको स्किल सीखनी पड़ेगी और ये गोल पूरा हो जाएगा। पहला जोन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जोन। और इस दूसरे जोन के अंदर इस दुनिया में 50 से 60% लोग फॉल करते हैं। वो क्या होते हैं, वो लोग होते हैं जो किसी और की इच्छा से, सॉरी हाँ, किसी और की इच्छा से अगर वो सपने बना रहे हैं, गोल्स बना रहे हैं, वो होता है बिट डिफिकल्ट जोन। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब वो डिफिकल्ट क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। अब ये दूसरों की इच्छा से कैसे बन रहा है, मतलब मम्मी चाहती है डॉक्टर बन जाओ, पापा चाहते हैं इंजीनियर बन जाओ, पापा चाहते हैं आईएएस बन जाओ, है ना, मामा चाहते हैं तू ये वाला काम संभाल ले, है ना, बहन चाहती है तू शाहरुख खान बन जा, है ना, गर्लफ्रेंड चाहती है मेरा पति बन जा। तो बहुत तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो दूसरों के हिसाब से आप गोल सेटिंग कर लेते हो। अब यहाँ पे चीज मैटर क्या करती है कि जिसके हिसाब से आप गोल सेटिंग कर रहे हो या जिनकी वजह से आप गोल बना रहे हो उनसे प्यार कितना करते हो। अगर मम्मी ने बोला कि बेटा मुझे तो ये वाला घर खरीदना है क्योंकि हम इतने दिनों से किराए पे रहते आए हैं, तो बेटा तू कम से कम एक छत अपने नाम की जरूर दे मेरे मरने से पहले। अब ये आपका सपना नहीं था, आपको घर खरीदने से मतलब नहीं है अपनी जिंदगी में, आपको तो मतलब है कि यार मैं आजाद परिंदा बनना चाहता हूँ, जहां चाहूं जब चाहूं घूम सकूं, बस एक गाड़ी चाहिए बढ़िया सी, और सारा खर्चा मैं उड़ा दूं घूमने में, ट्रैवल में, मैं दुनिया घूमूंगा। मुझे घर छत खरीदने से मतलब नहीं, जितने घर खरीदूंगा इतने में वर्ल्ड टूर कर आऊंगा। लेकिन मम्मी का क्या सपना है, मम्मी का सपना है कि छत खरीदनी है, अपनी होनी चाहिए भाई, किराए पे रह रहे हैं जब से। अभी ये गोल सेटिंग आपने बना ली कि मुझे घर खरीदना है जी, मैं काम क्यों कर रहा हूं, मैं बिजनेस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अपने लिए घर खरीदना है। अब ये घर पूरा तब होगा जब आपका प्यार आपकी मम्मी के लिए बहुत ज्यादा होगा। अगर उस गोल को पूरा करने में जो परेशानी आ रही है वो परेशानियां आपकी मम्मी के प्यार से कम हैं, तो वो परेशानियां बड़ी हो जाएंगी और आप उस ड्रीम को छोड़ दोगे।
लेकिन उस गोल्स को पूरा करने में जो परेशानियां आ रही हैं और उससे ज्यादा कहीं प्यार आप अपनी मम्मी से करते हो, तो वो परेशानियां आपको कुछ नहीं दिखेंगी। ऐसे बोलोगे यार हट, मुझे परेशानियां नहीं देखनी, मुझे मम्मी के चेहरे पे स्माइल देखनी है। उनका एक ही सपना है कि मुझे उनको एक घर लेके देना है, अब साला मुझे मरना पड़ जाए लेकिन घर लेके दूंगा। तो आप उस ड्रीम को अचीव कर लोगे चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। यहां मैटर क्या करती है बात, कि जिसकी वजह से सपने बना रहे हो उससे कितना प्यार करते हो, वो बंदा आपकी लाइफ में कितना मैटर करता है। सिर्फ आपने देखा कि यार ये चीज ये कह रहा है, हाँ सुनने में तो अच्छी है, आपके दोस्त ने बोला कि भाई ऐसा करेंगे, मैं तो सपना बना रहा हूँ ऑडी लेनी है, उसका कुछ हो सकता है, कुछ जेन्युइन रीजन हो ऑडी लेने का। आपने बोला मैं भी ऑडी ले रहा हूँ, मैं भी लिख लेता हूँ। गोल सेटिंग करते हैं, स्मार्ट गोल बनाते हैं, इस तारीख को लूंगा, इस कलर की लूंगा, ऐसी दिखती होगी वैसी दिखती होगी, रोज विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, उसकी आगे तुम्हारी नहीं आई। क्योंकि जो चैलेंजेस आए ऑडी को लेने के लिए उसने वो कवर कर लिए, उसका कुछ जेन्युइन रीजन होगा। लेकिन आपने देखा देख बनाया था, जिसको देख के बनाया था उससे कितना प्यार करते हो, उस दोस्त से कितना प्यार करते हो, फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता कि आएगी या नहीं आएगी। इन सब चीजों की वजह से सेकंड वाले लोग जो होते हैं वो ड्रीम पूरा नहीं कर पाते, गोल सेटिंग में फेल हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा बिट डिफिकल्ट जोन है। और इसमें एक दो चैलेंजेस और आते हैं, माइंड पर कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये चीज चाहिए इसमें, क्योंकि आपका मन भटकेगा बार बार, आपका मन भटकेगा बार बार। इस जब आप, अगर आपका कोई ऐसा गोल सेटिंग है जो किसी और से प्रेरित है, आपके पापा से प्रेरित है, आपकी मम्मी से प्रेरित है, या आपके फैमिली मेंबर में किसी से प्रेरित है, तो वहां पे माइंड कंट्रोल का चैलेंज आएगा। अगर आप अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अपने ऊपर संयम नहीं है, तो आप इस गोल सेटिंग में फेल हो जाओगे। अगर आपने ऐसे गोल लिख रखे हैं और सेल्फ डिसिप्लिन नाम की आपकी जिंदगी में चीज नहीं है, तो अभी बता रहा हूं फेल हो। मत करना टाइम वेस्ट उस गोल को सेट करने में। ठीक है, क्लियर यहां तक? तो ये तो रहे कि बहुत मजे मजे वाले में गोल सेटिंग हो जाती है जो। अब आ जाते हैं थोड़ा तगड़े तरीके से, जहां पे लीडर्स निकल के आते हैं जिस कैटेगरी के अंदर। और ये बहुत कम कैटेगरी होती है और इसमें से लीडर निकलते हैं ज्यादा, यही कहानियां बनती हैं। इसके बाद आता है वेरी डिफिकल्ट जोन। अब वेरी डिफिकल्ट जोन तीसरे वाला क्या होता है, इस जोन के अंदर कंडीशन होती है कि आपको कुछ हो जाता है, आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाती है, आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या आपको कोई बीमारी हो जाती है, या कुछ प्रॉब्लम आपके साथ पर्सनल आपके साथ है। तो ये मोस्ट डिफिकल्ट जोन है। और यहां पे जो चीज चाहिए ना, यहाँ पे जो चीज चाहिए, यहाँ पे चाहिए करेज। यहाँ पे जो चैलेंज है, करेज, साहस। दूसरा चाहिए मोटिवेशन, सबसे ज्यादा मोटिवेशन और करेज अगर चाहिए, तो अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो सबसे ज्यादा आपको मोटिवेशन और करेज चाहिए। और तीसरा चाहिए फेथ इन गॉड, भगवान में भरोसा। सबसे ज्यादा इस कैटेगरी के अंदर जरूर चाहिए, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर हो तो। इसी कैटेगरी के अंदर से निकली थी अरुणिमा सिन्हा, किसने सुना है नाम इसका? अरुणिमा सिन्हा, सुना है किसी ने? कौन थी अरुणिमा सिन्हा? बता देता हूं मैं आपको। एक वॉलीबॉल की प्लेयर ट्रेन में जा रही थी, और वहां पे कुछ बदमाशों गुंडों ने उससे उसकी चेन छीन, सोने की चेन पहनी हुई थी, उसको छीनने के लिए, उसको जब छीना तो चलती हुई ट्रेन से धक्का दे दिया था। स्पोर्ट्स प्लेयर को धक्का, चलती हुई ट्रेन से धक्का दिया था उस चेन को छीनने के लिए। और जब वो गिरी पटरी पर, तो उसके पैरों से कई ट्रेन गुजरी उस रात। उसके पैर अलग थे उसके शरीर से, बिल्कुल। और सुबह होते होते चूहे उसके पैर को नोच रहे थे, काट रहे थे, खा रहे थे। इमेजिन कर सकते हो क्या हुआ होगा उस लड़की के साथ? पूरी रात वो तड़पती रही और इंतजार में रही कि कोई तो आएगा मुझे बचाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा, पूरी रात। और कई ट्रेन निकली उसके ऊपर से, उसके पैर के ऊपर से कई ट्रेन निकली।
खाल तक नहीं बची थी जुड़ने के लिए पैरों में, और बचा कुचा काम वो चूहे कर रहे थे आके। अब वो हिल नहीं सकती थी, कमर टूट गई थी उसकी, गर्दन टूट गई थी, हिल नहीं सकती थी कि वो हाथ से हटा भी दे, हाथ काम नहीं कर रहे थे। अब सोचो वो घाव को चूहे नोच रहे हैं, तो आप सोच सकते हो, बताते हुए भी दर्द हो रहा है मुझे तो। वो लड़की पता है कौन बनी? उस लड़की ने, जिनके पैर होते हैं ना सचमुच वाले, जिनके सचमुच वाले पैर होते हैं, वो लोग भी माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते। इस लड़की ने दोनों नकली पैरों से माउंट एवरेस्ट फतेह किया था, क्योंकि इसको ये विश्वास हो गया था कि अगर इतना कुछ देखने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी मैं जिंदा हूं, तो शायद भगवान ने मुझे किसी मकसद के लिए चुना है, शायद भगवान मुझसे कुछ चाहता है। अगर इतना कुछ होने के बाद भी मेरी सांसें चल रही हैं, तो मतलब भगवान मुझसे कुछ चाहता है जिंदगी में। और डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि तू अब चल नहीं सकती, तू अब चल नहीं सकती ढंग से। जब उसको ये बोला गया था, उसने चैलेंज लिया था इस बात को कि चल नहीं सकती, मैं पर्वत चढ़ के दिखाऊंगी। और उस लड़की ने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, जहां दो टांगों जो सही, जिनकी सही होती है ना, असली होती हैं, वो नहीं चढ़ पाते, मर जाते हैं आधे रास्ते में। तो क्या था? करेज था, साहस था लड़की में कि करके दिखाऊंगी, मैं नहीं डरती मौत से। ठीक है, मोटिवेशन थी। और तीसरी इंपॉर्टेंट क्या बात बताई मैंने? भगवान में भरोसा था कि मुझे जिंदा रखा है तो किसी मकसद से रखा है, और वो मकसद पूरा होगा, मतलब अगर रखा है तो मेरे को जिंदा। इस विश्वास के साथ चढ़ी थी वो। उसमें इतनी ताकत थी कि वो चढ़ गई, नहीं गलत हो जाएगी ये बात फिर। उसको विश्वास था कि उसको चढ़ना है यहाँ पे, और भगवान ने चुना है उसको इस काम के लिए। इतनी ताकत आ गई उसमें कि असली पैर वालों में ताकत नहीं होती, इतनी ताकत नकली पैरों से आ गई। चढ़ते चढ़ते, मैंने उसकी स्टोरी सुनी थी, चढ़ते चढ़ते उसके पैरों से खून निकलने लगा था, जहां से वो नकली पैर जुड़े होते हैं उसके पैरों में, वहां से खून निकलने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर भी वो चढ़ी थी। तो यहाँ पे आपको चाहिए करेज, यहाँ पे आपको चाहिए मोटिवेशन, यहाँ पे आपको चाहिए फेथ इन गॉड, ऊपर वाले में भरोसा। तो भगवान ना चाहे, मैं कहता हूँ मेरी उम्र आप सबको लग जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ होती है, तो आप फिर ऐसी गोल सेटिंग में जाते हैं। और वहां पे मैं आपको बता दूं, ये तीन चीजें चाहिए। इन तीन चीजें, ये तीन चीजें रखते हो अपने साथ, तो जिंदगी में कुछ भी कर लोगे, अगर इस थर्ड जोन के अंदर कोई भी है। अब आते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाला सबसे खतरनाक है। और फोर्थ वाला क्या है? फोर्थ वाला है मोस्ट चैलेंजिंग जोन। इन सबसे ज्यादा खतरनाक जोन है वो, ड्रीम्स को, गोल्स को पूरा करने के लिए। मोस्ट चैलेंजिंग जोन। और दुनिया में अगर किसी ने कुछ किया है ना बड़ा, तो वो इन्हीं परिस्थितियों से निकले। मोस्ट चैलेंजिंग जोन, ये जोन क्या होता है? जब आपके परिवार में किसी को कुछ हो जाता है, जब आपके परिवार में कुछ गलत होता है, जब आपके परिवार में कुछ हो जाता है, या किसी को कुछ हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाती है या कुछ गलत हो जाता है, तब आपको उन मजबूरियों से, उन परिस्थितियों से जो गोल्स बनाने पड़ते हैं, उसको मैं क्या नाम दिया मैंने? मोस्ट चैलेंजिंग जोन। अब आप देखिएगा, इसी चार जोन के अंदर पूरी जिंदगी के अंदर आप गोल सेटिंग करते हो। और मैं आपको बता दूं, चौथे की बात करूंगा मैं, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? 98% हमारे में से 98% फर्स्ट वाले या सेकंड वाले के अंदर है। तो शुक्र करना उस ऊपर वाले का कि तुम अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी लिख पाओगे उस पेपर पे, कि जिंदगी में क्या चाहिए किस तारीख को। तो शुक्र मनाओ इस बात का, थैंक यू करना उसका, कि तुम पहले के दो जोन में आते हो। 98%, मैं चाहता हूं कि 100% हो, अगर 100% हो तो और भी अच्छी बात है, कि हम सब के सब उस कैटेगरी में आते हैं जो फर्स्ट और सेकंड वाले जोन है। भगवान ना करे किसी को थर्ड और फोर्थ जोन देखना भी पड़े। अब फोर्थ जोन क्या होता है उसकी बात करते हैं।
फोर्थ जोन होता है मोस्ट चैलेंजिंग जोन। इसमें क्या होता है, आपके परिवार को कुछ हो जाता है तो दिक्कत होती है। जैसे मानो आपकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई और मम्मी बहुत चैलेंजिंग हेल्थ में है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। पापा की तबीयत खराब हो गई, अब क्या होता है इस टाइम पे सारी जिम्मेदारियां किस पे आती हैं, अकेले लड़के पे जो घर का कमाने वाला इंसान बच गया। उसी की सिरदर्दी है सारी, घर चलाना, सब कुछ करना, दवाइयां लाना, हॉस्पिटल ले जाना, डॉक्टर के ले जाना। और यहीं पे पता है क्या प्रॉब्लम होती है, यहीं पे प्रॉब्लम होती है जब बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ जाते। जो माँ बाप वृद्धाश्रम में है ना, उनकी फैमिली फोर्थ कैटेगरी के अंदर है, फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं, मोस्ट चैलेंजिंग जोन के अंदर है। अब वो इस जोन को कवर कर जाते हैं तो माँ बाप खुशहाल होके घर पे रहते हैं, लेकिन जो उस फोर्थ जोन में बिगड़ जाते हैं ना, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में उम्र काटते हैं। और इस बात का सबूत है रोज नए खुलते वृद्धाश्रम, जगह नहीं है वृद्धाश्रमों में, भरे पड़े हैं, रोज नए खुलते हैं। क्यों क्यों होता है ऐसा, इसलिए होता है क्योंकि इंसान स्पिरिचुअल कनेक्ट नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, अच्छी संगत नहीं होती। यहाँ पे क्या चैलेंज आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आप इस फोर्थ जोन में अगर हो, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, आपके पेरेंट्स बीमार हैं और सारी जिम्मेदारियां अगर आपके सर पे हैं, जो करना है आपने करना है, आपने नहीं किया तो घर बर्बाद है। ऐसे जोन में अगर होना भाई, तो समझ लो क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज ध्यान रखनी है पेशेंस, धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, घर की हालत ठीक हो जाएगी। जैसी हालत है उनमें भी सब कुछ हो सकता है। माँ बाप परेशान है, कोई बात नहीं, माँ बाप की परेशानी को मैं खत्म कर सकता हूँ। 10,000 रुपए आते हैं, 10,000 में से 5,000 रुपए माँ की दवाई में चले जाते हैं, 5,000 में भी गुजारा हो सकता है। ऐसा पेशेंस रखना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। दूसरा, विजडम। दूसरी चीज क्या चाहिए, मोस्ट चैलेंजिंग, ये जो दो तीन मैं आपको बताऊंगा ना बातें, ये हर किसी के भेजे में नहीं घुसेंगी, और इसीलिए लोग वृद्धाश्रम में भेज देते हैं माँ बाप को। दूसरी बात आती है विजडम। विजडम क्या होता है, विजडम होता है कि जब आप चिंता नहीं करते, चिंतन करते हो। चिंता छोड़ के चिंतन करने को विजडम कहते हैं, बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं। आप सॉल्यूशन ढूंढते हो, अगर आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है ना, अगर 10,000 रुपए ही आते हैं ना घर में और 5,000 रुपए माँ की दवाई में चले जाते हैं, तो 5,000 रुपए में ही कैसे घर का ख्याल रखा जाएगा, इसका सॉल्यूशन ढूंढने को विजडम कहते हैं। ना कि इस बात पे लड़ाई करने को विजडम कहते हैं, ना कि ये सॉल्यूशन ढूंढना कि माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, 5,000 बचेंगे घर की बल्ले बल्ले। दूसरी चीज क्या चाहिए, विजडम चाहिए। तीसरी चीज, स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, अच्छे लोगों का सत्संग, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में बैठना, है ना, भगवान में विश्वास रखना, स्पिरिचुअल रहना। स्पिरिचुअल रहने से क्या होता है, स्पिरिचुअल रहने से ये होता है कि आपके माइंड में कभी भी ऐसे ख्याल नहीं आते कि ये माँ बाप कब मरेंगे, मैं तो तंग हो गया, ये हॉस्पिटल जाते जाते ही मर जाए तो ठीक है ना, इनको वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं, ठीक है, इनकी दवाइयां ही खत्म नहीं हो रही, ये फटाफट निपटे हैं यार, दवाइयों में पैसे खर्च हो रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअल इंसान हैं तो आप उस परिवार में खुशहाल रहेंगे, आपको उस दुख में भी सुख दिखेगा कि कम से कम मैं इतना भाग्यवान तो हूं कि मेरी माँ मेरे साथ है। कितने लोग तो बेनसीब है कि इनकी माँ ही नहीं है उनके साथ। भगवान अगर अगले 1 साल भी मेरे साथ बीच में, तो ओके, ओके। तो स्पिरिचुअल होना जरूरी है, 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है दोस्त। अब मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई हैं गोल सेटिंग की, साइकोलॉजी, कि किस साइकोलॉजी से गोल सेट होते हैं और किन साइकोलॉजी की वजह से गोल सेट होने के बाद पूरे नहीं होते। अब आप इसके अंदर स्मार्ट वाला तरीका और
स्ट्रेंथ नाप लेना, वीकनेस नाप लेना, वो बाद के खेल है। सबसे पहले तो चेक ये करना कि मैं किस साइकोलॉजी में और किस जोन में होके गोल सेट कर रहा हूँ, और वो पैरामीटर्स चेक करना, वो चैलेंजेस चेक करना जो मैंने बताए कि ये पॉइंट जरूरी है अगर आप उस गोल सेटिंग में उस जोन के अंदर कर रहे हो तो। ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया स्टोरी सुनाता हूं जिससे आपको समझ आएगा कि कैसे चीजें होती हैं। सुनना चाहते हो स्टोरी? बताई जाए तो। स्टोरी है 1982 की, 1982, इंडिया की स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और फिल्मी कहानी नहीं है। आपको लगेगा फिल्मी कहानी है, लेकिन असली स्टोरी है। बाद में बताऊंगा स्टोरी के एंड होते होते कि कौन है। आप सर्च कर लेना गूगल, यूट्यूब पे, दुनिया भर की बातें हैं उनके लिए। असली कहानी बता रहा हूं, असली कहानी बता रहा हूं। 1982 की स्टोरी है। एक डीएसपी जिसकी नई नई शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, दो छोटी छोटी बच्ची हैं, एक 6 महीने की है, एक 1 साल की है। दो छोटी छोटी बच्ची हैं। एक डीएसपी जिसकी हत्या कर दी जाती है, जिसकी हत्या, मर्डर कर दिया जाता है डीएसपी का। और ये दिल्ली की स्टोरी है। और बताया क्या जाता है कि क्या हुआ है, गुंडों के साथ एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई, जिसमें गुंडों ने, बदमाशों ने क्या कर दिया, गोली मार दी और इनको गोली लग गई। लेकिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि उनका मर्डर हुआ था, उन्हीं के साथियों ने किया था। ठीक है। अब जब उसको, जो उनकी वाइफ थी, डीएसपी की जो वाइफ थी, जब उनको ये बताया गया कि आपके हस्बैंड का इनकाउंटर हुआ है और वो शहीद हो गए हैं, तो उनको इस बात का विश्वास नहीं हुआ, उनको कुछ डाउट लगा इस बात पे, और उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर दिया कि नहीं, ये कोई साजिश है, मेरे हस्बैंड का इनकाउंटर नहीं हुआ है, उनका मर्डर हुआ है। और उन्होंने क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। अब इसके ही कुछ टाइम बाद क्या होता है, उनके जो हस्बैंड होते हैं डीएसपी जिनकी मौत हुई थी, उन्होंने आईएएस का पेपर लिखा था, आईएएस, यूपीएससी, राइट। उनकी मौत के 2 महीने बाद ही आईएएस का रिजल्ट आता है, और ये होता है कि वो क्लियर कर चुके होते हैं उस आईएएस एग्जाम को, मेंस को। मतलब अगर वो जिंदा रहते तो आईएएस बन जाते, उनका सपना था कि आईएएस बनना है। अब उनकी वाइफ, जो रोज जाती थी कोर्ट में केस को लड़ने के लिए, उसने सपना लिया कि मैं अपनी दोनों बच्चियों को आईएएस बनाऊंगी। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि पहले इनको ढंग से पाल ही लियो, इनको ढंग से पढ़ाई लियो, इनकी बेसिक पढ़ाई कर लियो, क्या फालतू की चीजें लेके बैठी आईएएस बनाएगी, पहले पाल ही ले इनको। लेकिन उसने जिद जिद करी कि नहीं, मेरे को अपने पति का बदला लेना है, और मेरे पति जो सपना पूरा नहीं कर पाए, मैं अपनी बच्चियों से वो सपना पूरा करवाऊंगी। अब उस माँ की तपस्या आप देखना। उस माँ ने उन बच्चों को पढ़ाया, उन बच्चियों को पढ़ाया, दोनों बच्चियों को लेके जाती थी कोर्ट तक, वापस लाती थी। आधी जिंदगी ऐसे ही निकल गई, चक्कर लगते लगते, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। अब जब लड़कियां बड़ी हुई तो पढ़ाई में अच्छी थी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर उनका एडमिशन भी हुआ। दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। तो वहां पे डीयू के अंदर उन दोनों बच्चियों का एडमिशन हुआ, वहां से पढ़ाई कर रही थी। अभी फर्स्ट ईयर ही हुआ था, लड़की को एक फोन आता है। उस लड़की को, बड़ी वाली लड़की को फर्स्ट ईयर ही हुआ था, और उसको एक फोन आता है, और वो फोन होता है डॉक्टर का। वो डॉक्टर बोलता है आपकी माँ को कैंसर है, आप आ जाओ। अब वो लड़की अपनी माँ के पास हॉस्पिटल में जाती है। उस माँ का 18 कीमियोथेरेपी हो चुके होते हैं। कीमियोथेरेपी जानते हो आप, कितनी दर्दनाक प्रोसेस होता है, अगर कोई जानता है तो। कैंसर को ठीक करने के लिए एक प्रोसेस होता है कीमियोथेरेपी, और कीमियोथेरेपी मौत से भी बदतर ट्रीटमेंट है। और वो 18 बार हो चुका होता है उसकी माँ के साथ, उसको बचाने के लिए। वो इलाज है कैंसर को ठीक करने का। 18 टाइम्स वो हो चुका होता है। एक दिन
उसका डॉक्टर उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ कितनी परेशान है, कितने दर्द से गुजर रही है। और इतनी बात सुनते ही वो अपनी माँ के पास दौड़ती हुई जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं और मेरी बहन दोनों आईएएस बनेंगे, आप आराम से जा सकते हो। सोच सकते हो अपनी माँ से ऐसे शब्द बोलना, अपनी माँ को ये बोलना कि माँ तुम आराम से जा सकती हो, हम तुम्हारा सपना पूरा करेंगे, हम अपने पापा को इंसाफ दिलाएंगे। सोच सकते हो क्या दिल पे बीती होगी उस लड़की के ये बात बोलना कि माँ तुम अब मर जाओ, कोई बात नहीं, हम सपना पूरा कर देंगे। और इतनी बात सुनते ही उनकी माँ के आंखों में आंसू थे, एक्सप्रेशन लेस था, बॉडी काम नहीं कर रही थी, खत्म हो चुकी थी बॉडी अंदर से। लेकिन वो माँ शायद इसी बात को सुनने के लिए जिंदा थी कि उसकी बेटी आके ये बोल दे कि उसके बाप का बदला लेगी और आईएएस बनेगी। शायद इसीलिए वो आखिरी सांस गिन रही थी, इसीलिए शायद वो मरने को तैयार नहीं हो रही थी कि नहीं मरूंगी नहीं जब तक मैं अपने पति का बदला पूरा होते हुए नहीं देख लूंगी, आईएएस नहीं बना लूंगी अपनी बच्चियों को। और उसके कुछ कुछ ही मिनटों बाद वो माँ कोमा में चली गई। सारी सच्ची घटनाएं हैं, मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, कोई फिल्मी सीन नहीं चल रहा है, बता रहा हूं मैं आपको, सब सच हुआ है ये। कुछ ही मिनट बाद वो माँ कोमा में चली जाती है। इस बात से साबित होता है कि वो माँ इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी अपनी बेटी से, इसीलिए वो हार नहीं मान रही थी मौत के आगे भी। और कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही दिनों बाद उस माँ की मौत हो जाती है। मौत के जब जब उसकी माँ मरी, जब उसकी माँ मरी, उस माँ के मरने के 2 दिन बाद ही आईएएस का एग्जाम था। 2 दिन बाद ही आईएएस का एग्जाम था। अब कितना अच्छा बहाना था ना, कितना अच्छा बहाना था ना। और सदमा भी तो कितना बड़ा था, सच्चाई भी थी। अरे यार, माँ के मरने से ज्यादा बड़ा कोई सदमा हो सकता है क्या किसी बच्चे के लिए? आज माँ मरी है और 2 दिन बाद एग्जाम है। कुछ सूझेगा समझेगा यहाँ पे कि पढ़ाई करनी है, एग्जाम क्लियर करना है? अरे जिसके लिए सपना पूरा करना था वो तो खत्म, अब किसके लिए करना है? ये दिमाग में आ सकता था, है ना? या रीजन था, है ना? बहाने, हमारे पास बहाने कितने सारे होते हैं ना, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, लोग नहीं आते, लोग नहीं मानते, बहाने कितने सारे होते हैं हमारे पास अपने सपनों को ना पूरा करने के। अरे कोई एक तो बहाना होगा उस सपने को पूरा करने के, उसके लिए काम कर लेना, सिर्फ एक के लिए भी काम कर लेना। वो हजार एक तरफ जिनसे आप काम नहीं कर सकते, और वो एक रीजन एक तरफ जिसके लिए आप कर सकते हो। और वो एक रीजन था कि मैंने अपनी मरती हुई माँ से ये वादा कर दिया था कि माँ पापा का बदला लूंगी और आईएएस बनूंगी। मरती हुई माँ से ये कसम खाई थी। और वो लड़की 2 दिन बाद आईएएस एग्जाम में बैठती है और मजे की बात, टॉप करती है। आईएएस एग्जाम में टॉप करती है, आईएएस बनती है, और दोनों बहनें आईएएस बनती हैं। और जब वो आईएएस बनती है तो सीबीआई की दोबारा से जांच करवाती हैं दोनों बहनें। सीबीआई की दोबारा जांच बैठती है। अब जब जांच होती है और वो आईएएस है तो पावर है उनके पास जांच को पूरी तरीके से करने की, कोर्ट में केस को और अच्छी तरीके से लड़ने की, और वो केस जीत जाती हैं। और ये कहा गया था, ये बताया जाता है कि जिस टाइम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, जज ने ये फैसला सुनाया कि उनके पिता की हत्या हुई थी, एनकाउंटर में नहीं मारे गए थे, जब ये फैसला हुआ, जब ये न्याय मिला, वो आईएएस ऑफिसर उस कोर्ट के अंदर फूट फूट कर रोने लगी थी। क्योंकि जिसके लिए इंसाफ लिया ना तो वो दुनिया में था, और जिसको वादा किया ना वो दुनिया में था। सोच सकते हो। और 31 साल, 31 साल लगे थे उस लड़की को अपने बाप का बदला लेने के लिए और उस माँ के सपने को पूरा करने के लिए। 31 ईयर्स।
31 ईयर्स। हम 3 महीने में हिम्मत छोड़ देते हैं। 3 महीने में, 3 महीने तक कुछ ना हो ना, अगर 3 महीने तक डैशबोर्ड पे अगर कुछ दिखे ना ना आता हुआ, तो बिजनेस ही बेकार है ये। तो ये सपने ही बेकार है। ये सपने पूरे होते सबके हो जाते, फिर माइंड में ये चलता है। 31 साल, 31 साल का इंतजार। और पता है वो लड़की कौन थी, क्या नाम था उसका? केंजल, केंजल शर्मा। केंजल शर्मा नाम की लड़की है, आईएएस ऑफिसर है, आज भी है। ढूंढ लेना यूट्यूब, ढूंढ लेना गूगल पे, मिल जाएगी स्टोरी। केंजल शर्मा नाम की लड़की है जिसकी ये स्टोरी सुना रहा हूं, आईएएस ऑफिसर। अब आप मुझे एक बात बताओ, बहुत ही कड़वी बात बोलूंगा, ठीक है? आपको मेरी बात बेकार लगे अच्छी लगे, वो आप देखो। मेरी ट्रेनिंग्स में आगे से आना है नहीं आना है आप देखना, क्योंकि मैं बात कुछ ऐसी करने वाला। देखो भाई, माँ तो तुम्हारी भी मरेगी, और अगर उस दिन का इंतजार कर रहे हो ना कि मरती हुई माँ से कुछ सपना लूंगा, मरती हुई माँ से कुछ कसम खाऊंगा, मरती हुई माँ को ये बोलूंगा कि माँ तेरा बेटा एक दिन ऐसा करेगा, माँ तेरी बेटी एक दिन ऐसा करेगी, तो उस दिन का इंतजार कर रहे हो क्या? अरे जिस दिन कसम खाओगे मरती हुई माँ से, जिसके लिए कसम खाई है वो ही नहीं रहेगी, तो किसको दिखाओगे? और नहीं भी करोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा फिर? मरती हुई माँ से कसम खा सकते हो, जो जिंदा है उससे कसम नहीं खा सकते। तो सॉरी गाइज, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से हमारी मीटिंग में डिस्टरबेंस आई। राइट, ओके। तो ऑलमोस्ट सारी बातें मैं आपको बता चुका था गोल सेटिंग के बारे में, ठीक है? मैं बात कर रहा था कि आपको यार इंतजार नहीं करना है अपनी लाइफ में, कुछ भी अनहोनी होने से पहले ही अपनी जिंदगी को संवार लो। आप खुश नसीब हैं कि आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं आपके सपने पूरे करते हुए। आप बहुत खुश नसीब हैं। आपसे ज्यादा किस्मत वाला इंसान कोई नहीं है। और ये वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब वो हाथ आपके सर से उठ जाएगा, क्योंकि ये इस दुनिया की मात्र सच्चाई है। माँ बाप आपके भी मरेंगे और मेरे भी, लेकिन उनको जिंदा होते हुए क्या दिखा सकते हो ये आपके अंदर बात है। क्या कर सकते हो ये आपके अंदर बात है। और मैं इतनी कड़वी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे बहाने बहुत होते हैं। हमको लगता है कि जैसी जिंदगी आज है वैसी ही कल भी रहने वाली है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इसीलिए आज को तैयार करो कल के लिए। आज को तैयार करो कल के लिए। बहाने छोड़ दो, बहाने छोड़ दो। आप दुनिया भर के बहाने बना सकते हो दोस्त। आपके पास हजारों प्रॉब्लम हो सकती हैं, और ये जो 4 जोन बताए हैं ना, इन्हीं जोन में से प्रॉब्लम होंगी, और इन्हीं जोन में से गोल्स होंगे, और इन्हीं जोन में से चैलेंजेस बताए हैं वो फेस कर लेना बस। जो चीजें बताई हैं, जो कंडीशन बताई हैं, ये होना चाहिए अगर आप इस जोन में ड्रीम बना रहे हो, तो वो फॉलो कर लेना बस, पूरे हो जाएंगे सपने। वो बात बात की है कि विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए, गोल सेटिंग में स्मार्ट गोल्स भी बनाने चाहिए, वो भी जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जरूरी है सही गोल बनाना। आप स्मार्ट गोल तो बना रहे हो, लेकिन वो स्मार्ट गोल गलत गोल का बन रहा है, तो स्मार्ट का कुछ भी नहीं होगा। तो स्मार्ट गोल बनाने से पहले करेक्ट गोल बनाओ, राइट गोल बनाओ। राइट गोल बनेगा तो स्मार्ट गोल बनेगा, तो कुछ फायदा होगा स्मार्ट गोल का। अगर गोल ही गलत ढूंढ लिया तो फिर स्मार्ट गोल बनाने का फायदा नहीं है। वो पूरा भी हो जाएगा ना, अगर स्मार्ट गोल, आपकी किस्मत अच्छी है कि गलत गोल बनाया और स्मार्ट गोल बनाने से पूरा हो गया, तो जिंदगी में मजा नहीं आएगा उस गोल को अचीव करने से, फिर भी कुछ तलाश रहेगी। फिर भी पूरा पूरा एहसास नहीं होगा कि हाँ जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया।
फिर भी तलाश रहेगी कुछ करना है अभी, और मजा नहीं आएगा जिंदगी में, सक्सेस वाली फीलिंग नहीं आएगी, अचीवमेंट वाली फीलिंग नहीं आएगी। वो तब आएगी जब आप अपने जोन के हिसाब से उन चैलेंजेस को फेस करते हुए गोल सेटिंग बनाओगे और उनके साथ स्मार्ट गोल के साथ काम करोगे। और एक चीज और मैं बता रहा था आपको इंडिया के बारे में, फिर उस टाइम पे हमारी मीटिंग ओवर हो गई, मुझे याद आ गई बात। इंडिया के अंदर ना खासकर 16 साल से लेके 30 साल, ये जो गैप है ना एज का, ये 14 साल जो होते हैं ना, इसमें हमको सोना बाबू दिखता है। क्या दिखता है? सोना बाबू, मेरे बाबू ने थाना थाया वाला, ठीक है, ये दिखता है। और अगर आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो और उनके कहने की वजह से कोई सपना लिख लिया है, तो भाई एक बात बता दो, उनसे प्यार करते हुए किसी और लड़की के चक्कर में डिप्रेशन में क्यों चले जाते हो? प्यार तो अपनी माँ से करते हो तुम, प्यार तो अपने बाप से करते हो। उनके सपने पूरे करने के लिए जो डेट और ड्रीम लिखे थे, वो ड्रीम ना पूरे करते हुए डिप्रेशन में चले गए। तो चेक करो, उस लड़की से ज्यादा प्यार था या अपनी माँ से ज्यादा प्यार है? चेक करने की जरूरत है। इसीलिए बोल रहा हूं कि जिसके दबाव में या जिसके कहने से वो ड्रीम लिखते हो ना, चेक कर लो उतना प्यार करते भी हो उस इंसान से। अगर माँ बाप से प्यार करते तो डिप्रेशन में ना जाते, माँ बाप से प्यार करते तो फ्रस्ट्रेशन में ना जाते, माँ बाप से प्यार करते तो, अरे एक ने रिजेक्ट कर दिया ना, कितने हैं दुनिया में? दुनिया छोड़ो, चलो देश में ही आ जाओ, कितने? 135 करोड़, 135 करोड़ में से मैं कह रहा हूँ 30% लड़कियां भी हैं, तो भी कितनी हो गई? हाँ लड़के, और लड़कियों के लिए तो और ज्यादा रेशो होती है, डिप्रेशन में वो भी आती हैं। किसी ने रिजेक्ट कर दिया, वो भी परेशान होती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, हाथ काट लेती हैं, ऐसे लड़के भी करते हैं, फांसियां लटक जाते हैं। अरे उन माँ बाप का क्या बेटे, माँ बाप का क्या हुआ? वो लड़की तुम्हें 6 महीने पहले मिली थी, 6 महीने पहले मिली थी वो लड़की, और उसने तुम्हें आज मना कर दिया, तो तुम क्या कर रहे हो? वो जो 20 साल 25 साल जिस माँ बाप ने अपने सारे सपने खत्म कर दिए ना तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए, उनकी लाइफ का दी एंड कर गए उस 6 महीने के चक्कर में। और उसके चक्कर में जो साले को फर्क नहीं पड़ता, या जिस साले को फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी जिंदगी बिगड़ रही है या सुधर रही है। एक रिजेक्शन, भाड़ में गया एक रिजेक्शन यार, है 30-40 करोड़ है, कोई ना कोई है अगली गली। माँ बाप का सोचो, माँ बाप का सोचो। और 16 साल की उम्र आशिक लड़ाने की उम्र नहीं है, आशिकी लड़ाने की उम्र नहीं है 16 साल, 17 साल, 18 साल। अबे दूध पीते बच्चों, ये जो उम्र होती है ना, इसी में ही जिंदगी बनती है और इसी में बिगड़ती है। 16 साल से 30 साल की उम्र ऐसी होती है जिसमें आप जिंदगी बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। 16 से 30 साल की उम्र में ये अचीवमेंट नहीं है मैंने कितनी लड़कियों से आई लव यू बुलवा दिया। 16 से 30 साल की उम्र में ये अचीवमेंट नहीं है मेरे कितने पीछे लड़के पड़े रहते थे, पता है तुम्हें? इस गली में उस गली में जहां जाती थी ना, वहां लड़के चक्कर मारते थे। गलत कह रहा हूं तो बता दो अगर ये नहीं होता तो। अरे तुमने वो 16 से 30 साल की उम्र 14 साल बर्बाद कर दिए किसी का एड्रेस ढूंढते हुए, किसी का फोन नंबर ढूंढते हुए। अपनी प्रोफाइल पे कितने लाइक आ रहे हैं, कितने कमेंट आ रहे हैं, किस लड़की ने कमेंट किया, किस लड़के ने कमेंट किया, इसमें 14 साल बर्बाद कर देते हो। और फिर बाद में बोलते हो देश खराब है, जनता ही है, गवर्नमेंट खराब है, जॉब तो है ही नहीं, जिंदगी में रखा क्या है, बेकार है सब, किस्मत खराब है अपनी, कुछ हो ही नहीं रहा जिंदगी में। अबे जिस टाइम पे करना था ना उस टाइम पे तुम कुछ और कर रहे थे। और जब 30 साल से बाहर जाते हो ना, तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता कितने आई लव यू सुने थे आपने, फर्क इस बात से पड़ता है कि आज माँ बाप किस चैन में है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आज तुम कहां खड़े हो, फर्क इस बात से करता है कि 30 साल के बाद भी अगर सोचना पड़ रहा है ना जिंदगी में क्या करना है, तो नरक बना ली जिंदगी तुमने।
30 साल के बाद इनकम कितनी है, फर्क इस बात से पड़ता है। 30 साल के बाद लोग तुमसे ये नहीं पूछेंगे कितना आई लव यू बुलवाए थे, 30 साल के बाद लोग ये पूछेंगे कितना कमाता है। 30 साल के बाद ये पूछेंगे कौन सी गाड़ी है। 30 साल के बाद ये पूछेंगे कौन से घर में रहता है। 30 साल के बाद ये पूछेंगे घर अपना है या किराए का है। 30 साल के बाद ये पूछेंगे फोन कौन सा है हाथ में। 30 साल के बाद ये पूछेंगे कि माँ बाप को सरकारी हॉस्पिटल में क्यों रख रखा है, प्राइवेट के लिए पैसे नहीं है क्या। लोग ये पूछेंगे और इनके जवाब 30 साल बाद छाती ठोक के देना चाहते हो ना, तो काम कर लो, काम कर लो, बता रहा हूं। नहीं तो भीड़ के इससे रहो, कीड़े मकोड़े रहो, दुनिया रह रही है यार, क्या हो गया। ये ट्रेनिंग हुई है, कोई बात नहीं, अभी 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। मेरा तो काम है ऐसे बोलना, 1 घंटा बोल दिया मैंने, तुम सुनोगे, मैं इस मीटिंग को एंड कर दूंगा, फिर जिंदगी वैसे ही, कोई बात नहीं, क्या हो गया। जो चल रही है बढ़िया चल रही है। सही तो कह रहे हो, मरना है सबने मरेंगे, तो मेरे कौन सा माँ बाप रुक जाएंगे, मैं कुछ कर भी लूंगा तो। हाँ बेटे मरना तो उन्होंने है, तू कर या मत कर, बात तो सही है, बात तो सही है। अगर थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना यार, थोड़ा सा भी प्यार करते हो ना अपने माँ बाप से, तो सारी ना बेशर्मी छोड़ के आज एक पेपर पेन ले लेना। साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग में जो मैंने बताया है कि गोल सेटिंग कैसे करनी है, करेक्ट गोल डिसाइड कर लेना, उसके बाद उन गोल्स को स्मार्ट गोल्स की तरह पूरा कर लेना। स्मार्ट गोल क्या होता है तुम्हें पता है, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जो नहीं पता वो बता रहा हूं बस। और उन सपनों को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देना, दिन रात एक कर देना। कुछ नहीं होगा अगर 2 रोटी कम खा लोगे, कुछ नहीं होगा टीवी कम देख लोगे, कुछ नहीं होगा इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखोगे, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर अपने सपनों के लिए काम कर लिया और पूरे हो गए, तो जिंदगी बदल सकते हो अपनी, फिर बहुत कुछ हो जाएगा। यार एक बार आंख बंद करके इमेजिन कर सकते हो वो माँ बाप की खुशी, वो खुशी के आंसू मैं एक बार देख सकते हो अपने आंखें बंद करके उन माँ बाप के चेहरे पे, कि जब आप कुछ चीज अचीव कर रहे हो, कोई चीज घर में लेके आए हो बहुत बड़ी, या आपके आपके माँ बाप जो है बहुत खुश हैं, सिर्फ और सिर्फ, और कारण क्या है आप, सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है आप, उनका बच्चा कारण है, उनकी बच्ची कारण है उस खुशी के। वो आंखों में जो खुशी के आंसू है ना, अरे वो तेरी वजह से, अरे वो तेरी वजह से है। वो इमेजिन कर सकते हो, अगर वो इमेजिन कर सकते हो और उससे यहाँ कुछ होता है, तो आज से काम शुरू कर देना करना। बहाने सब छोड़ देना, 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन अगर वो स्माइल ला सकते हो ना किसी एक वजह से, तो उस स्माइल के लिए काम कर लेना, जीवन धन हो जाएगा तुम्हारा, बता रहा हूं मैं तुम्हें। जीते जागते भगवान है घर में तुम्हारे को। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी ऑफ गोल सेटिंग। तो आई होप मैंने आपको समझाने की कुछ कोशिश करी होंगी और आपने उसको समझा होगा। अगर मेरी किसी बात का बुरा लगे तो हाथ जोड़ के माफी, लेकिन भाई बुरा लगा है ना तो उसको दिल से लगाना, यहां मत लगाना, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग में।